अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ माहिरों की किस्त नंबर 13 के साथ, तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवेल कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। मैं आप लोगों को बार-बार बोल रही हूँ, कमेंट किया करें, मुझे बताया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। रूमी, तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, एक बार सोच लो। जहाँज़ेब साहब ने खदशा ज़ाहिर करते हुए कहा। जी बाबा, मैंने बहुत सोच कर ये कदम उठाया है। मुझे यकीन है हमारा मुस्तकबिल सुनहरा है। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इस बात को कभी फ़रामोश नहीं करना कि इस कंपनी की बुनियाद में एक-एक ईंट तुमने अपने हाथों से लगाई है। जी, मैं कुछ नहीं भूला और ना कभी भूल सकता हूँ। ये सफ़र मैंने कैसे शुरू किया था, इसीलिए इस कंपनी को मैं आसमान की उस बुलंदी पर पहुंचाना चाहता हूँ, जहाँ खड़ा होकर मैं सितारों को अपनी मुट्ठी में भर लूं। उसने जुस्तजू से कहा, रूमी, इतनी ऊंचाई के ख्वाब अच्छे नहीं होते। अक्सर इंसान जब ज़्यादा बुलंदी पे खड़ा होकर नीचे देखने की कोशिश करता है, तो उसके पैर कांप जाते हैं, जिस्म डोल जाता है। बुलंदी पे खड़ा रहना आसान नहीं होता। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जहाँज़ेब साहब ने मानाखेज़ी से कहा। बहुत अच्छे से, लेकिन आपकी तरबियत और मेरा किरदार इतना कमज़ोर नहीं कि मेरे कदम लड़खड़ा जाए। उसने बात की गहराई को समझते हुए कहा। अच्छी बात है, लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तारों को मुट्ठी में समेटने की ख्वाहिश हर इंसान की होती है, लेकिन कहकशां हर किसी के हिस्से में नहीं होती। नहीं बाबा, कभी-कभी खुदा तकदीर को बदलने का फैसला इंसान के हाथ में दे देता है। शायद वो भी यही चाहता है कि ये इंसान अपने हिस्से की सारी खुशियाँ खुद हासिल कर ले और मैं अपने हिस्से की कहकशां हासिल करके रहूँगा। उसकी आँखों में जुनून था, लहजा मुस्तहकम था, जो जहाँज़ेब साहब की जहाँ दीदा नज़रों से छुपा नहीं था। या शायद वो रब ये मौका देकर इंसान को आज़माता है। जहाँज़ेब साहब ने पारस की बात काटी थी। बहरहाल, मैंने फ़ैसला कर लिया है, बाबा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर पारस अपने रूम की जानिब बढ़ गया। शराब का नशा तो इंसान छोड़ सकता है बेटा, लेकिन जिसे दौलत का नशा लग जाए, वो ना तो दीन का रहता है, ना ही दुनिया का। मैं दुआ करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हें कभी दौलत का नशा ना लगे। पारस की जाती पुश्त देखकर जहाँज़ेब साहब ज़ेरे लब बड़बड़ाए। पारस और जहाँज़ेब साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जब उसने बातों ही बातों में बताया कि उसने अपनी कंपनी के एवज़
बैंक से लोन की भारी रकम ली है और अब वो उस रकम से बड़े पैमाने पर माल खरीदेगा। जबकि जहाज़ेब साहब को खदशा था, अगर इस बिज़नेस में नुकसान पहुंचा तो उसकी भरपाई तुम अकेले नहीं करोगे, बल्कि पूरा खानदान रुल जाएगा। लेकिन वो किसी बात पर तवज्जो दिए बगैर ही अपना हतमी फैसला सुनाकर चला गया था। शहर के बीचों बीच 4000 गज पर बना एक बहुत बड़ा आलीशान महल, जहाँ की दरो दीवार वहाँ रहने वाले शख्स की हैसियत का मुंह बोलता सबूत थी। बाहर लॉन में महंगे तरीन पौधे लगे थे, जिनमें कई नस्ल के फूलों के पौधे शामिल थे। कुछ तो ऐसे थे जिनकी काश्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी। खास तौर पर उन्हें यहाँ लगाया गया था। शायद यहाँ का रिहायशी फूलों का शौकीन था। वो शावर लेने के बाद बाथ गाउन पहनकर शीशे जैसी ऑफ वाइट टाइल वाली फर्श पर अपने गीले पैर लिए बाहर निकला। हेयर ड्रायर से बाल सुखाने के बाद अब उसे कॉफी की तलब महसूस हो रही थी। सुर्ख एड़ियों वाले पैर चप्पल में डालकर अब वो किचन की ओर चल दिया। अभी वो कुछ करीब हुआ ही था जब उसे किचन से कॉफी बीटर चलाने की आवाज सुनाई दी। तेजी से बढ़ते उसके कदम किचन में पहुंचे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे पुश्त से भी देखकर पहचान सकता था। तुम जानते हो? मुझे बताने की जरूरत नहीं। रोबदार आला मंतर जैसी आवाज उसके समातों से टकराई, जिसके लहजे में बेरुखी शामिल थी। नागवारी से बोले गए लहजे को वो खूब समझती थी। हम्म। अब वो लाउंज में रखे कुशादा सोफे पर हाथ फैलाए बैठ चुका था। फिर रिमोट उठाकर दीवार पर लगी टीवी ऑन कर दी। तुम्हारी कॉफी। कुछ देर के वक्फे के बाद वो उसका कॉफी मग टेबल पर रख कर बराबर वाले सोफे पर विराजमान हुई, जबकि उसका कॉफी मग उसके हाथ में ही था। उसकी आंखों में चमक थी। तो व्हाट्स द प्लान नेक्स्ट? ये कहते हुए उसने कॉफी की सिप ली थी। मुझे प्लान बनाने की जरूरत नहीं, बस सही वक्त का इंतजार है, उसने रिमोट का बटन दबाते हुए कहा। बेशक उसकी नज़र टीवी पर थी, लेकिन मुकम्मल तवज्जो मुकाबिल की बातों पर। अच्छे खिलाड़ी हमेशा पहले मंसूबे तैयार करते हैं, फिर अमल करते हैं, फिजा ने कहा। वो कच्चे खिलाड़ी होते होंगे, मैं सबसे बेस्ट हूँ, उसने तकब्बुर से कहा। हद से ज्यादा पुरएतमादी कभी कभी इंसान को ले डूबती है। कश्ती के सवार को पहले गौर से देख लेना चाहिए, कहीं कश्ती में सुराख तो नहीं। उसने मोहतात रहकर असूल परस्ती समझाने की कोशिश की थी उसे। मैं तो उन मुसाफिरों में से हूँ जो सुराख वाली कश्ती को ही चुनते हैं। खतरों से खेलना मेरा पेशा है। फिर ये भी जान लो, ऐसे मुसाफिर अक्सर डूब जाया करते हैं, उसने बेखौफ होकर कहा।
नज़र उसके चेहरे पर गड़ाए वो उसे ही देख रही थी। मैं अपने किरदार का शहंशाह हूँ, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर अपनी 4 दिन की ज़िंदगी है, जिसे मैंने खुद अपनी खुशी से मुखातिब की है। वो जानता था वो मुकाबिल की नज़र की ताक़ुब में है, लेकिन नज़रअंदाज करने का उसका ये हुनर औरों से बहुत मुख्तलिफ था। तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? उसने एक गहरी नज़र उस पर डाली। आँखों में कई सवालात थे, जो शायद जवाब के मुंतज़िर थे। तबरेज़ खलजी कभी भी कुछ नहीं भूलता। उसकी आँखों में जुनून था, लहज़ा खूंखार। तुम्हारे इसी शिद्दत-ए जुनून ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, वो बेखौफ होकर बोली। हाँ, 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 मेरा जुनून ही मेरी ताकत है। इस वसी महल के सन्नाटे में उसका कहकहा गूंज रहा था। मत करो इतना गुरूर, तोड़ दिए जाओगे। उसने खदशा ज़ाहिर किया था। टूटे हुए को कोई क्या तोड़ेगा? अब टूटने का खौफ नहीं है मुझे। आवाज़ गंभीर हुई थी। अगर तुम्हारे टूटने से किसी को फ़र्क पड़े? जब भी नहीं? एक उम्मीद थी उसके लहजे में। जब भी नहीं। वो बात ख़त्म कर चुका था, लेकिन वो नहीं जानता था आज उसने फिर से किसी को तोड़ा था। वो बार-बार उसकी बातों से टूट जाया करती थी, लेकिन उसका ये दिल हार मानने को तैयार ही ना था। खुशी कॉलेज के ग्राउंड में बैठी क्लास की बेल का वेट कर रही थी, जब कोई खामोशी से उसकी पहलू में आ बैठा। उसने मुड़कर देखा तो ये वही दुश्मन जान था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इतनी खफा हो मुझसे कि सजा देने पर आमादा हो गई? तुम बेहद नरमी से बोले गए अल्फाज, लेकिन उसमें शिकवा शामिल था। खुशी ने कुछ कहा नहीं, बस अपना रुख मोड़कर बैग उठाने लगी। अब वो यहाँ से जाने का इरादा रखती थी। तुमने तो बिल्कुल अजनबी बना दिया मुझे। इन आँखों में मेरे लिए ऐसी बेगानगी तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। मिस्टर ज़ावर, मेरे क्लास का टाइम हो चुका है। मैं जा रही हूँ। ये कहती वो खड़ी हुई। खुशी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मुकाबिल की कलाई पकड़कर उसने गहरी नज़रों से उसे देखा, जिनमें कहीं न कहीं एक आस थी। शायद आपके पास बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल वक़्त होगा, जिसे आप ज़ाया करते फिरते हैं, लेकिन मेरा वक़्त बहुत कीमती है। तंज़िया लहजे में बोलकर उसने अपनी कलाई छुड़ाई, फिर वहाँ से चली गई, जबकि ज़ावर उसकी जाती पुश्त देखता रह गया। उसे अपनी मनकूहा से इस बेरुखी की तवक्को तो न थी, कम अज़ कम। आई एम सॉरी माही, मेरी वजह से तुमने प्रोफ़ेसर की डाँट सुनी। वंदना शर्मिंदा सी बोली। इस वक्त दोनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में लगे बेंच पर बैठे थे।
ناٹ ایٹ آل، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ شاید اس کا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ ماہی، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ وندنا نے استفسار کیا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی۔ کوئی تو بات ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ مقابل نے چند ہی دنوں میں اس کی طبیعت کو پہچان لیا تھا۔ یار کچھ نہیں چھپا رہی، میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں، میرا نام سننے کے بعد یکایک لیسا میم کے چہرے کا تاثر کیوں بدلا تھا؟ بس اسی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی نوٹس کیا تھا۔ کیا تم لیسا میم کو پہلے سے جانتی ہو؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں انہیں نہیں جانتی، یہاں تک کہ دور دور تک میرا یہاں کسی سے کوئی لنک نہیں ہے۔ ماہی نے اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے تو لیسا سے کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی ملاقات میں کسی کا نام سن کر ایسے چونک جانا تھوڑا عجیب تو ہے۔ وندنا نے اپنی رائے دی۔ یہی تو میں کب سے سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب تو میرا ذہن بھی کام نہیں کر رہا۔ ارے یار چھوڑو، دفع کرو، چلو ہم کچھ کھانے چلتے ہیں، وندنا نے عجلت سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ ایک تو تمہیں ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے، ماہی نے چڑھ کر کہا۔ ہاں بالکل، ایسا ہی ہے، اور دیکھنا تمہیں بھی کھلا کھلا کر موٹی کر دوں گی، اس نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ماہی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ویسے ماہی، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ وندنا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر زور زور سے ہلاتی ہوئی چل رہی تھی۔ دونوں کینٹین جا رہی تھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ماہی نے کہا۔ برا نہیں منانا، لیکن ایک بات تو بتاؤ، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ ہاں ہاں ہاں، اس کی باتیں سن کر ماہی بے اختیار ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نا، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، وندنا، او مائی گاڈ، میری ہنسی نہیں رک رہی۔ حد ہو گئی ماہی، میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا تمہیں؟ یا تو تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ سوری یار، سو سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تمہارے سوال نے مجھے واقعی ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، اس نے بامشکل اپنی ہنسی روک کر کہا۔ کیوں، ایسا بھی کیا تھا میرے سوال میں؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا سوال غلط نہیں تھا، لیکن ہاں، تم نے سوال کے لیے غلط انسان کو چن لیا ہے، ماہی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وندنا نے یکدم سوال کیا۔ مطلب یہ کہ میرا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ ایک عدد ہسبینڈ ہے۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیران کر دینے والی تھی۔ جی ہاں، میں شادی شدہ ہوں۔ اب دونوں کینٹین میں بیٹھ چکی تھی۔ وندنا نے کاؤنٹر سے 2 برگر اور ساتھ ہی 2 کولڈ ڈرنک کی ریگولر بوتل لی۔
चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। टेबल पर ट्रे रखते हुए उसने कहा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? बर्गर का बाइट लेते हुए उसने पूछा। मेरी कहानी बहुत मुख्तलिफ है। शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन मेरे हस्बैंड का मुझे मिल जाना किसी मौजे से कम नहीं है। तुम्हें कभी फुर्सत में बताऊंगी। तुम अपार्टमेंट में रहती हो? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा। हाँ, क्यों? माही ने अचंभे से पूछा। मैं सोच रही हूँ आज मैं तुम्हारे पास रुक जाऊं और तुम्हारी लव स्टोरी सुन लूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगी। माही पुरजोश होकर बोली। अब तो रुकना लाजिम है। उसकी बातों पर दोनों हंस पड़ी। पारस ने लोन की रकम से फैब्रिक, पेंट, बुटीक वर्क का मटेरियल और बाकी ज़रूरत की चीज़ें मंगवा ली थी। ये माल बड़े पैमाने पर खरीदी गई थी। वो अपनी कंपनी में काम भी शुरू करवा चुका था। फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर था। इन दिनों उसे न खाने का होश था न पीने का। आजकल तो वो माही से भी ठीक से बात नहीं करता था। बस काम काम और काम। खुद को वो जैसे मशीन ही समझ चुका था। इसी तरह 3 महीने गुजर चुके थे। खुशी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। जावर ने अब उससे बात करना बंद कर दी थी। वो ये सोच रहा था जब उसे सही गलत का फर्क समझ आएगा तो वो खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा था। माही ने पारस की मसरूफियात की वजह से कॉल करना कम कर दी थी ताकि वो अपना काम पूरी तवज्जो से करे। यहाँ पारस ने इन 3 महीनों में दिन रात एक करके स्टॉक रेडी करवाया था। आज उसे 10 कंटेनर्स तबरेज़ मिल्स रवाना करने थे। उसने अदनान साहब के हमराह मज़ीद 2 आदमियों को भेजा था। इस स्टॉक के बाद वहाँ से जो पैसे मिलेंगे, फिर वो बाकी के ऑर्डर्स पे काम करने का इरादा रखता था। तबरेज़, आज पारस हमारा स्टॉक भेज रहा है। मिस्टर अदनान खुद उसे लेकर आ रहे हैं। ये तो तुमने आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं बहुत खुश हूँ फ़िज़ा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो चहक कर बोला। होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान नुमाया हुई थी। फ़िज़ा ने खुद उसकी खुशी को महसूस किया था। जिस शख्स पर मुस्कुराना हराम था, आज उसके चेहरे पर गैर मामूली मुस्कुराहट थी। तबरेज़, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। लोग तो किसी को आबाद करके खुश होते हैं। तुम वो पहले शख्स हो जो किसी को बर्बाद करके खुश हो रहा है। फ़िज़ा मानाखेज़ी से गोया हुई। क्योंकि मैं तबरेज़ खिलजी हूँ, औरों से अलग, बहुत अलग। मैं दुनिया के साथ नहीं, बल्कि दुनिया मेरे साथ चलती है, उसने तकब्बुराना अंदाज में कहा। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ, तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तो प्लीज़
دیکھیے اب میں ریگولر ایپیسوڈ بھی دے رہی ہوں، جتنی جلدی ہو سکتی ہے کوشش کر کے دیتی ہوں، تو پلیز کامنٹ لازمی کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔